स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। मध्य प्रदेश के धार के खलघाट में बड़ा हादसा हुआ। नर्मदा में एक बस गिर गई। हादसे में 14 लोगों की मौत हुई है। ये बस महाराष्ट्र रोडवेज की थी। सूचना के तुरंत बाद प्रशासन ने रेस्क्यू अभियान शुरू किया। सभी मृतकों के शव निकाल लिए गए। शुरुआती जांच में यह कहा जा रहा है कि स्टीयरिंग फेल होने की वजह से हादसा हुआ। मृतक के परिजनों के लिए एमपी सरकार ने 4-4 लाख मुआवजे का ऐलान किया। महाराष्ट्र सरकार ने 10-10 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की। घटना पर पीएम नरेंद्र मोदी ने दुख जाहिर किया। वहीं पीएम राहत कोष से 2-2 लाख की आर्थिक मदद की भी घोषणा की। देखिए 5 तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। हादसे की खबर के बाद मध्य प्रदेश सरकार भी तुरंत एक्शन में आई और इस बीच देखिए हादसे के बाद बस के परखच्चे उड़ गए। हादसे से पहले का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। बस इंदौर में सरवटे बस स्टैंड पर खड़ी थी। अब आप इमेजिन कीजिए, रोज की तरह ये बस सरवटे बस स्टैंड पर खड़ी है। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि आगे काल इस बस का इंतजार कर रहा है, उन 14 लोगों का इंतजार कर रहा है जिन्होंने इस हादसे में अपनी जान गंवाई है। किसी ने नहीं सोचा था कि ये इतना भीषण हादसे का शिकार होने वाले हैं। और मध्य प्रदेश के धार में बस हादसे के बाद ग्राउंड जीरो पर न्यूज़ 18 की टीम मौजूद है। हादसे की जगह पर किस तरह रेस्क्यू चल रहा है, इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी ने। नर्मदा में बस गिरी, एक बड़ा हादसा हुआ। हमारे साथ खुद आईजी राकेश गुप्ता जी मौजूद है मौके पर, जो खुद पहुंचे हैं कमिश्नर इंदौर के साथ। सर, किस प्रकार का ये हादसा है, क्या प्रारंभिक रूप से जानकारी आ रही? बस में सवार को लेकर विरोधाभास है कि बस में इतने सवार थे, क्या जानकारी? देखिए, ये बस जो इंदौर से अमलनेर जाना होना पता चला है, और जो इंदौर से हमें जानकारी प्राथमिक तौर पे मिली है वो ये मिली है कि इसमें 12 यात्री सवार थे। एक ड्राइवर को मिला के 13 लोग बनते हैं, जो 13 के शव अभी तक बरामद हो चुके हैं। लेकिन हम इस संभावना से बिल्कुल इनकार नहीं कर सकते हैं कि रास्ते में कोई और सवारी बैठी हो या कंडक्टर भी इस बस के अंदर हो। इसलिए हमारे अभी शवों को ढूंढने के रेस्क्यू ऑपरेशन जो हमारा है वो अभी भी जारी है, और लगातार हम इसे जारी रखेंगे जब तक कि हमें कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं मिलती है। ये आईजी थे जिन्होंने स्पष्ट सीधा बताया कि 12 लोग इंदौर से सवार होकर पहुंचे। हालांकि उनका ये भी कहना कि हो सकता है कि बीच में से कोई यात्री बैठा हो, तो ये प्रशासन पूरी सतर्कता रख रहा है। और खुद यहाँ मौजूद है। विरोधाभास वाली बातें जो सामने आ रही थी उसका खुलासा किया है आईजी इंदौर ने। सबसे पहले न्यूज़ 18 में खुलासा हुआ है कि 12 ही सवारी इसमें सवार थी, और उसके बाद कोई बीच में बैठ गया, इसलिए प्रशासन सतर्क रहा। हालांकि अभी जो है 1300 यहाँ से निकाल लिए गए हैं। और हमारे साथ कुछ ग्रामीण भी मौजूद है। ग्रामीणों से पूछता हूँ, क्या कहना चाहेंगे ये जिस प्रकार से हादसा हुआ है? प्रशासन पूरा खरगोन धार जिले का आ चुका था। इसको टीम चालू हो गई थी। 13 लाश बॉडी जो है धामनू अस्पताल सरकारी में पहुंच चुकी है। बाकी 1-2 की और भी जानकारी, इसको टीम काम कर रही है यहाँ पे। नहीं तो ये प्रारंभिक रूप से बताया जा रहा है कि जो प्रशासन ने पूरी मुस्तैदी से काम किया, और जो शव थे 13 शवों को पहुंचा दिया गया है। धामनोद की बात आ रही है कि धामनोद पहुंचा दिया गया है, और लगातार जो है प्रशासन की टीम मौके पे मौजूद है। खुद इंदौर संभाग के कमिश्नर जो है वो भी मौजूद है, इंदौर संभाग के आईजी है वो भी मौजूद है। धार और खरगोन जिले के जो एसपी कलेक्टर है कुमार पुरुषोत्तम, जो खरगोन के कलेक्टर है, वो भी यहाँ मौजूद है। और लगातार गोताखोरों को भेजा जा रहा है। पूरी प्रशासन सतर्कता करना। प्रशासन का ये मान है कि अगर और कोई इसमें शव तो नहीं है, ये प्रशासन का रेस्क्यू और सर्चिंग का अभियान लगातार जारी है। आशुतोष पुरोहित, न्यूज़ 18 खरगोन। एमपी में हुए बस हादसे पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर दुख जताया। पीएम ने अपने ट्वीट में लिखा, मध्य प्रदेश के धार में हुआ बस हादसा दुखद है। मेरी संवेदनाएं उनके साथ हैं जिन्होंने अपनों को खोया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा कि बचाव कार्य जारी है और स्थानीय अधिकारी प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। और धार जिले में हुए बस हादसे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, हादसे में जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया है उनके प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। स्थानीय प्रशासन द्वारा घायलों को त्वरित उपचार दिया जा रहा है।
और चलिए आपको ग्राउंड जीरो पर लिए चलते हैं जहां पर ये बस हादसा हुआ है। हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर धार में मौजूद हैं अरुण त्रिपाठी। अरुण, इस वक्त क्या तस्वीरें हैं, क्या रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो चुका है? देखिए, सबसे पहले हम आपको हादसे वाले जगह की तस्वीरें दिखा दें। ग्राउंड जीरो पर न्यूज 18 की टीम मौजूद है और ये खलघाट का वो ब्रिज है, आप देख सकते हैं 200 फीट से ज़्यादा इस ब्रिज की ऊंचाई है और इस ब्रिज की रेलिंग तोड़ते हुए ये बस यहाँ पर गिरी है और टापू नुमा जो स्थान दिख रहा है वहाँ पर बस गिरी है जिसमें कई लोग सवार थे। हालांकि 12 लोगों के शव अभी तक बरामद किए हैं। जो प्रशासन ने उन्होंने 12 लोगों की मौत की पुष्टि की, उनके शव भी बरामद कर लिए गए। इनमें 4 लोग राजस्थान के हैं, पुणे के, जयपुर और उदयपुर जिले के लोग रहने वाले हैं। जो 4 लोग हैं वो राजस्थान के भी हैं, उनका शव यहाँ पर मिले हैं और उनको धामनोद अस्पताल में अभी रखा गया है और उनको ससम्मान उनके गृह नगर भेजा जाएगा। और जहां तक रेस्क्यू ऑपरेशन की बात है तो हम रेस्क्यू ऑपरेशन की अगर बात करें तो एसडीआरएफ की टीम आप देख सकते हैं लगातार सर्चिंग ऑपरेशन यहां पर चलाया जा रहा है, क्योंकि अभी तक ये पता नहीं है बस में कितने लोग सवार थे और कितने लोग और इसमें बहे हैं, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ 12 शव मिले हैं और सब यहाँ पर ढूंढने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि बस में कुछ ज्यादा लोग सवार थे। हम आपको बता दें कि एनडीआरएफ की जो टीम है वो अभी तक यहाँ नहीं पहुंची है। एसडीआरएफ की जो टीम है वो यहाँ पर मौजूद है। तेज बारिश होती जा रही है, अंधेरा होता जा रहा है, शाम का समय है, ऐसे में अब रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन लगातार सुबह 10 बजे ये हादसा हुआ था, तब से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। बड़वानी, खरगोन, धार और इंदौर के जो बचाव दल हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और ये लोग लगातार सर्चिंग ऑपरेशन चला रहे हैं। हालांकि महाराष्ट्र सरकार ने 10 लाख की आर्थिक सहायता की घोषणा की है, मध्य प्रदेश सरकार ने 4 लाख रुपए की सहायता की घोषणा की है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपए की घोषणा की है। लेकिन अभी तक राजस्थान सरकार ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है मृतकों के परिजनों के लिए कि उनकी मदद हो सके। हालांकि मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वो राहत और बचाव कार्य की पूरी मॉनिटरिंग करें और जो मृतक हैं उनके शव जो है वो ससम्मान उनके गृह नगर तक पहुंचाएं। तो अभी तक का जो अपडेट है, अरुण जी, क्या ये पता चल पाया है कि जो लोग राजस्थान के इस हादसे का शिकार बने हैं वो राजस्थान के किस हिस्से से थे? और दूसरा, क्या ये स्पष्ट हो पाया कि हादसे की वजह क्या रही? देखिए, जो हादसे की वजह जो सामने आ रही वो यही है कि स्टीयरिंग फेल होने से हादसा हुआ है। सामने से कोई अचानक वाहन आ गया, कोई बता रहा बाइक आ गई, कोई बता रहा ट्रक आ गया और ऐसे में ड्राइवर ने अपना संतुलन खो दिया। महाराष्ट्र रोडवेज की ये बस थी और ये बताया जा रहा है कि ये फिट बस नहीं थी और इसका फिटनेस भी नहीं हुआ था, इसलिए बस में ये हादसा हुआ है। राजस्थान के 4 लोग इसमें मौत के गाल में समा गए इस हादसे में और अभी भी कहा नहीं जा सकता कितने लोग थे, क्योंकि अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जब ये रेस्क्यू ऑपरेशन आगे बढ़ेगा तब और लोग जब इसमें और शव जब मिलेंगे तब पता लग पाएगा कि आखिरकार कितनों की मौत हुई है। लेकिन एक अपडेट ये भी है कि एनडीआरएफ की टीम भी अब यहाँ पर दिखाई दे रही है कि एनडीआरएफ की टीम भोपाल से यहाँ पर पहुंच गई है और मुझे लग रहा है कि रात में भी ये सर्चिंग ऑपरेशन यहाँ पर चलता रहेगा। हालांकि तेज बारिश शुरू हो गई है, नदी का जो जल स्तर है वो भी बढ़ता जा रहा है। आप देखिए कितना समुद्र जैसा ये नदी का नजारा है, नर्मदा नदी है और ये पूरा आप देख सकते हैं कि ये जो पुल है बहुत लंबा पुल है और आप यहाँ से वहां तक नजर दौड़ाएंगे तो जब ये बस हादसा हुआ, अरुण जी, जब ये बस हादसा हुआ तो क्या ऐसा कोई भी एक खुश नसीब नहीं था जो तैर कर किनारे तक आ गया हो या जिसकी जान बची हो, जो कुछ बताने की स्थिति में हो? देखिए 200 फुट ऊपर से बस गिरी और बस जब नीचे गिरी तो आप एक टापू था वहां पर वो गिरी। ऐसे में किसी का बचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद और फिर पानी में जाने के बाद जो बस में जो शव थे, बस में लोग जो फंसे हुए थे वो तो उनके शव बरामद कर लिए गए। ऐसे में माना जा रहा है कि किसी का बचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये तैरने के लिए भी आप देखिए कम से कम आधा किलोमीटर तक उसको तैरना पड़ेगा। अगर वो हाथ से कोई जो आधा किलोमीटर तैर के उसे यहाँ तक आना पड़ेगा, तो ऐसे में लग रहा है कि किसी की जान इस हादसे में नहीं बची है और जो मौत का आंकड़ा है वो भी बढ़ने की संभावना है।
ठीक है, देखिए अमूमन देखिए हम सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश की खुद की तो रोडवेज सेवा सालों पहले बंद हो चुकी है। महाराष्ट्र की ये रोडवेज बस है और ये एक बिजी रूट भी है। अमूमन यहाँ पर काफी भीड़ रहती है, लेकिन ऐसे में एग्जैक्ट ये आकलन कर पाना कि उस वक्त बस में कितने लोग मौजूद थे और उनमें से कितने राजस्थान के मौजूद थे, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अभी तक तो ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि अभी तरह जगह जगह के जो सीसीटीवी हैं वो खंगाले जा रहे हैं। इंदौर की बस चली, उसमें बताया जा रहा 12 लोग सवार हुए थे। फिर यहाँ धामनौद के पास बस रुकी, ढाबे पर उन लोगों ने चाय नाश्ता किया, उसमें कितने लोग सवार थे ये भी तलाश की जा रही है। और आप देख सकते हैं जो बहुत ही व्यस्त रास्ता है, 2 पुल है, एक आने वाला रास्ता है, एक जाने वाला है। 2 पुल यहाँ पर पास पास में बने हुए हैं। बनवे ये है, इसलिए बनवे है कि यहाँ पर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश को ये पूरा जो पुल है वो जोड़ता है और भारी ट्रैफिक इस पर रहता है। यही वजह है कि ड्राइवर अपना संतुलन खो दिया और सामने से जो वाहन आ रहा था, रॉन्ग साइड से जो वाहन आ रहा था, उसकी वजह से दुर्घटना, ये हादसा हो गया। देखिए भारी बारिश में भी एसडीआरएफ की टीम लगी हुई है, सर्चिंग वो कर रही है, आप देख सकते हैं कि। लेकिन ऐसे में जो हादसा हुआ उसके बाद जितनी तेज बहाव है, ऐसे में कहा जा रहा है कि जो लोग हैं वो बह के कहीं बहुत दूर चले गए होंगे, इसलिए शायद उनके शव भी मिल पाना अभी मुश्किल दिखाई दे रहा है। और ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना भी बहुत कठिन काम है। फिर भी अच्छा, पानी का वेग भी हम अरुण जी यहाँ पर देख पा रहे हैं। एक तो नर्मदा मैया जब अपने पूरे उफान पर हो तो वो वैसे भी बहुत रौद्र रूप ले सकती हैं। हम पानी का वेग भी यहाँ पर देख पा रहे हैं जिस तरह से है। लेकिन इस टाइप के हादसों के बाद प्रशासन पहले कोशिश ये करता है कि एक निश्चित दूरी पर किसी को ये बोला जाए कि आगे कहीं पर जाला लगा लो, ताकि यहां से अगर बहकर कोई वहां पर पहुंचता है तो उन्हें वहां पर रोका जा सके। क्या ऐसा यहां पर भी हुआ है? क्या यहां पर आगे कहीं पर किसी को ये निर्देशित किया गया है कि आगे एक जाल लगा दिया जाए ताकि एक सीमित एरिया तक ही सर्च ऑपरेशन को सीमित रखा जा सके? बिल्कुल, देखिए जाल तो लगा दिया गया है, लेकिन बहाव इतना तेज था और एसडीआरएफ की टीम जब तक पहुंची तब तक बहुत दूर वो लोग निकल गए होंगे, जो बहने वाले आते हैं बहुत दूर निकल गए होंगे। जो 12 लोग थे तो बस में फंसे हुए थे, इसलिए बच गए। बाकी लोग कितनी दूर बहे होंगे इसका अंदाजा लगा पाना बहुत मुश्किल है। और इतना बड़ा ये तट है नदी का कि नदी का जो बहाव का क्षेत्र है बहुत लंबा है, ऐसे में इतना लंबा जाल लगाना भी बहुत मुश्किल है। इसलिए इस रेस्क्यू ऑपरेशन में थोड़ी सी मुश्किलें जा रही हैं। हालांकि बावजूद इसके पूरे जो क्षेत्र है उसमें देखिए एक टॉल टास्क है अरुण जी, एक टॉल टास्क है। मुझे नहीं पता कि वहां पर ये पॉसिबिलिटी है या नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर आपको खतरा ना हो और आप थोड़ा बहुत चल पाएं तो आपके जस्ट पीछे रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे लोग मौजूद हैं, उनमें से किसी एक से भी आप अगर बात कर सकें, क्योंकि थोड़ी देर में जब अंधेरा हो जाएगा तो फिर क्या होगा, क्या इनकी प्लानिंग है, ये हो सकता है अगर आप कर पाए। देखिए अभी देखिए ऑपरेशन रेस्क्यू ऑपरेशन एसडीआरएफ के लोग तो यहाँ पर मौजूद हैं। मैं उनसे बात करने की हालांकि कोशिश जरूर करता हूँ, क्योंकि बहुत मुश्किल ये रास्ता है, क्योंकि जो पत्थर है ना ये पानी से पूरी तरह से इतने चिकने हो जाते हैं कि फिसलने का बहुत ज्यादा यहाँ पर खतरा रहता है। किसी भी तरह का खतरा हो तो आप ये रिस्क न लें, आप बिल्कुल ये रिस्क न लें अगर आपको खतरा हो तो। बिल्कुल, मैं बात करने की इनसे कोशिश करता हूँ। जी भैया, ये ऑपरेशन आप लोग चला रहे हैं, कितनी देर से चल रहा है? सर ये करीबन 10:30-11 बजे के करीबन चल रहा है। और जी, जो कि एसडीआरएफ टीम सुबह से लगी है, खरगोन एसडीआरएफ जी, और रेस्क्यू अभी भी जारी है। इसमें कोई जाल लगाया गया क्या आगे, जिससे अगर कोई शव बहे तो? नहीं, इसमें कुछ जाल वाल कुछ अभी हमको कुछ ऐसा पता नहीं है कि जाल वाल लगी है, क्योंकि हम भी यहाँ के रहवासी नहीं है। एनडीआरएफ की टीम भी पहुंच गई है? हाँ, एनडीआरएफ की भी टीम पहुंच गई है। अभी उन्हें भी रेस्क्यू कार्य जारी कर दिया है। ये रात में भी जारी रहेगा क्या? नहीं, ये शाम के बाद में नहीं होगा। जैसे शाम हो जाती है तो फिर कुछ दिखता नहीं है पानी में, तो इस कारण रात में बंद कर दिया जाता है। कितनी मुश्किल हो रही है? तेज बारिश भी शुरू हो गई है? हाँ, तेज बारिश हो गई है, शुरू हो गई है। मुश्किल तो है सर, और अभी कुछ कह नहीं सकते कि मतलब कुछ अभी मतलब
चश्मदीद जो मिले कोई जो उस बस में हो या कोई तैर के आ पाए सकुशल वापस? नहीं, इसमें अभी ऐसा कुछ हमें पता नहीं चला है और कोई भी मतलब चश्मे गवाह हमें कोई अभी नहीं मिला है। ये सिर्फ अनुमान लगाया गया है। तो ये कब तक चलेगा ऑपरेशन? अभी कह नहीं सकते, रात के 8 बजे तक। तो रात के अंधेरे में तो कुछ दिखाई नहीं देगा यहाँ पे, और कुछ टार्च वगैरह से लगा के कर सकते हैं अभी। तो देखिए रात तक ये ऑपरेशन चलने की बात कह रहे हैं, टॉर्च से ये ऑपरेशन चलाया जाएगा। मैं भी वही दरअसल समझना चाह रहा था, क्योंकि अमूमन रात के वक्त इस तरह के रेस्क्यू ऑपरेशंस को रोक दिया जाता है और फिर सुबह सूरज निकलते ही दोबारा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जाता है। ये एक रूटीन प्रोसीजर का इसको फॉलो किया जाता है, क्योंकि अंधेरे में रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाने लायक संसाधन बहुत ही कम जगहों पर अगर उपलब्ध होंगे तो होंगे, और जिस तरह के हालात अंधेरे में होते हैं उसका सामना करना भी आसान नहीं होता। बिल्कुल सही बात है, इसलिए तो रात में ऑपरेशन इसको नहीं चलाया जाएगा। अभी शाम तक ही ऑपरेशन चलेगा। हालांकि एनडीआरएफ ने बहुत देर कर दी, अभी यहाँ पर पहुंची है और अब तक तो यहाँ पर जो शव होंगे या जो लोग होंगे वो बह के कहीं दूर निकल गए होंगे, क्योंकि ये नर्मदा है, ये पूरे गुजरात तक ये जाती है। गुजरात में इंदिरा सागर डैम में ये जाकर मिलती है। तो ऐसे में अब बहुत नामुमकिन है, मुश्किल है कि अब जो मिलेंगे वो 100 ही मिलेंगे और आगे जाके कहीं मिल पाएंगे, लेकिन इतनी जल्दी इनका मिलना भी आसान नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ा क्षेत्र है और बड़े क्षेत्र में ये नर्मदा बहुत तेजी से यहाँ पर बहती है। और यही वजह है कि अब जो कुछ दिखाई है यहाँ पर, जो हालात दिखाई दे रहे हैं, उससे तो यही लग रहा है कि अब जो मिलेंगी, जो 100 मिलेंगे वो 1-2 दिन में ही मिल पाएंगे। चलिए, शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए अरुण जी, और लगातार आप इस खबर को कवर कर रहे हैं। आप भी तमाम सावधानियां वहां पर बरतें। हालात बहुत खबर यूपी के झांसी से है। यहां प्लेटफॉर्म पर खड़ी ट्रेन में अचानक लात घूंसे चलने लगे। बताया गया कि प्रतापगढ़ सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो भोपाल से चलकर प्रतापगढ़ जा रही थी, रात लगभग 11 बजे जब झांसी प्लेटफॉर्म पर पहुंची, तभी ट्रेन के गार्ड रूम में कुछ रेलवे कर्मचारी आपस में भिड़ गए। देखते ही देखते दोनों के बीच जुत्तम पैजार होने लगी। फिलहाल रेलवे के अधिकारी वायरल वीडियो के बारे में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। चूरू से बड़ी खबर है। शिक्षक संघ शेखावत का उग्र प्रदर्शन सामने आया है। कलेक्ट्रेट के पास चक्का जाम किया गया। एसडीएम पर बीएलओ से अभद्रता का आरोप लग रहा है। कलेक्ट्रेट के सामने धरने के बाद जाम लगाया गया। एसडीएम को निलंबित करने की मांग की जा रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं चूरू से। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है उस वक्त की जब धरना दिया गया और फिर चक्का जाम किया गया। दरअसल शिक्षक संघ शेखावत का आरोप है बीएलओ पर, बीएलओ से अभद्रता का, और यह आरोप उन्होंने लगाया है एसडीएम पर। कलेक्ट्रेट के सामने धरना दिया और फिर जाम लगाया गया और लगातार मांग उठाई जा रही है एसडीएम को निलंबित करने की। बीकानेर में आज से जीएसटी में कई सारी चीजें शामिल हो रही हैं। आटा, दाल, खाद्य पदार्थ पर 5% जीएसटी लगाने से व्यापारियों की परेशानी के साथ आम आदमी की जेब पर भी भार बढ़ेगा। जीएसटी को लेकर कृषि मंडी में व्यापारियों से बातचीत की सहयोगी विक्रम जागरवाल ने। जी सर, जो 5% बढ़ाया गया, क्या मानते हैं आप, कितना नुकसान होगा व्यापारियों को? इसका जो भी भार पड़ेगा वह अंत उपभोक्ता पर पड़ेगा। अफसरशाही बढ़ेगी, कागजी राज बढ़ेगा और छोटे व्यापारियों को व्यापार करने में बहुत समस्याएं आएंगी। पहले ये रजिस्टर्ड जो मार्केट है उस पर लगता था, लेकिन अब आम जो भी भर्ती 25 किलो तक की है उस पर ये लगेगा और इससे छोटे दुकानदारों को बहुत बड़ा नुकसान होगा और उपभोक्ता को बहुत बड़ा नुकसान होगा। उपभोक्ता को तो लॉस होगा ही होगा, क्योंकि उनके 5% एक्स्ट्रा भार उनकी थाली पे पड़ जाएगा सारा। तो ये विचारणीय विषय है। सरकार को, भारत सरकार को दोबारा इस पे विचार करना चाहिए।
तो ऐसे में ज़रूरत है कि सरकार अब इन व्यापारियों की या आम आदमी की बात को कब तक सुनती है, ये देखने वाली बात है। बीकानेर से न्यूज़ 18 के लिए विक्रम जागरवाल। रुकते हैं ब्रेक के लिए। सीकर के फतेहपुर में कृषि आदान अनुदान योजना के तहत किसानों को मुआवजा नहीं मिलने के विरोध में आज किसानों ने एसडीएम कार्यालय के बाहर महापड़ाव डाला। फतेहपुर तहसील के 35,000 किसानों को प्रशासन की गलत रिपोर्ट की वजह से करीब 13 करोड़ का मुआवजा नहीं मिला। इसके विरोध में किसानों ने किसान जागृति यात्रा निकाली और महापड़ाव शुरू किया। महापड़ाव के दौरान किसानों को लगातार संबोधित भी किया गया। अब महापड़ाव की 2 तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बड़ी संख्या में किसान, उनके परिवार वालों ने, महिलाओं ने इस महापड़ाव में हिस्सा लिया। महापड़ाव की खबर राजधानी जयपुर भी पहुंची, जिसके तुरंत बाद मुख्यमंत्री कार्यालय से किसानों को ये संदेश भेजा गया कि एक डेलीगेशन बनाइए, एक प्रतिनिधिमंडल बनाइए और उन्हें बातचीत के लिए जयपुर भेजिए। इसके बाद किसानों का 4 सदस्यों का दल प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से वार्ता के लिए पहुंचा। सीएम के साथ इनकी बैठक हुई। सीएम ने किसानों की मांग मानने का आश्वासन दिया और कहा किसानों को कृषि आदान अनुदान का मुआवजा जल्द मिलेगा। हालांकि अभी तक महापड़ाव हटाने को लेकर फैसला नहीं हुआ है। तो देखिए, महापड़ाव की जानकारी मिलते ही जयपुर तुरंत एक्टिव मोड में आया। सीएम को इस संबंध में सूचना दी गई और इसके बाद सीएम ने यह संदेशा भिजवाया कि आप अपना एक प्रतिनिधिमंडल बनाइए, डेलीगेशन बनाइए और उसे जयपुर भेजिए। हम आपसे बातचीत के लिए तैयार हैं, मिल बैठकर रास्ता निकाला जाएगा। ऐसे में एक प्रतिनिधिमंडल महापड़ाव स्थल से जयपुर के लिए रवाना हुआ। मुख्यमंत्री कार्यालय से इन्हें संदेशा आया था। संदेशे के तुरंत बाद ये प्रतिनिधिमंडल बनाया गया। वो सदस्य चुने गए जो डेलीगेशन का हिस्सा बनेंगे और उन्हें भेजा गया। इसके बाद उनकी सीएम से मुलाकात हुई। सीएम ने उनसे बातचीत की, उनकी समस्याओं को जाना और फिर आश्वासन दिया कि इसका समाधान होगा। किसानों को कृषि आदान अनुदान का मुआवजा जल्द मिल जाएगा। हालांकि ये डेलीगेशन वापस सीकर पहुंचेगा और इसके बाद इस बात पर निर्णय होना है कि अब महापड़ाव से हटा जाए या नहीं। और फिलहाल इतना ही। चलते चलते बता दें कि आप अपने पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 राजस्थान की सभी खबरों को देखने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18rajasthan.com। नमस्कार।